बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वायुमंडल में जल, इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के पश्चात आज इस चैप्टर के हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए 11वें चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने के लिए। तो कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल तैयार हो जाइए। तो पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पीय अर्थात मल्टीपल चॉइस वाला, वो है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो सभी प्रकार के घटक मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं। जलवाष्प भी आवश्यक है, धूलकण भी आवश्यक है, नाइट्रोजन भी आवश्यक है और ऑक्सीजन भी आवश्यक है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर जलवाष्प की उपयोगिता सर्वाधिक यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा क जलवाष्प। दूसरा है बच्चों निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। द्रव से गैस में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। संघनन। संघनन में क्या होता है, संघनन में गैस से द्रव बनता है, तो ये तो नहीं होगी। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है बच्चों, द्रव से गैस अवस्था बनती है और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये आंसर सही होगा। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो पत्तियों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगी। और अवक्षेपण ये भी नहीं होगा। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया होती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुसार होती है। पूरी क्षमता, यदि हम उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था 100 यूनिट उसकी क्षमता है और 100 यूनिट ही उसके पास वास्तविक रूप से है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष आर्द्रता नहीं, निरपेक्ष आर्द्रता नहीं, विशिष्ट आर्द्रता नहीं और संतृप्त हवा। बिल्कुल सही, संतृप्त हवा उसे ही कहेंगे जो कि उसकी क्षमता के अनुसार उसके पास हो। जितनी उसकी क्षमता है और उतनी ही यदि उसके पास जलवाष्प मौजूद है तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त हवा कहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात देखते हैं निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। हम जानते हैं पक्षाप जो बादल है वो सबसे ऊपरी बादल होता है, लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे जिनका आंसर हमें 30 शब्दों में देने हैं। उसमें पहला प्रश्न है बच्चों वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। वर्षण के 3 प्रकार, हम सब जानते हैं कि वर्षण के 3 प्रमुख प्रकार वर्षा है, हिमपात है और सहिम वर्षा है, कर्कापात है। ये सब हमने पढ़े थे बच्चों। ठीक है, तो वर्षण जब जल के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहा जाता है। ये इसका दूसरा प्रकार हुआ। इसके बाद तीसरा देखते हैं सहिम वृष्टि। धरातल पर प्राप्त होने वाला ऐसा वर्षण जिसमें जल की बूंदों के साथ हिमकण भी मिले होते हैं सहिम वृष्टि कहलाते हैं। तो सहिम वृष्टि में क्या हुआ, यहाँ पर जल की बूंद भी आती है, साथ में बच्चों हिमकण भी आते हैं। दोनों प्रकार की वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, सहिम वृष्टि में। तो ये हमारा प्रश्न हुआ, 3 इसने पूछे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। बच्चों सापेक्ष आर्द्रता, हम जानते हैं सापेक्ष आर्द्रता है वो वास्तविक जल की मात्रा बटा ग्रहण करने की क्षमता गुना 100, यानी कि प्रतिशत में बताता है कि उस राशि की ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात में वास्तविक रूप से उसके पास कितनी जलवाष्प है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अर्थात दोनों में सापेक्षता देखी जाती है कि वास्तव में उसकी जरूरत कितनी थी और उसके पास कितनी है।
दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया था, इसका फॉर्मूला भी है वास्तविक जल की मात्रा बटा ग्रहण करने की क्षमता गुना 100। गुना 100 क्यों किया? क्योंकि इसे हम प्रतिशत में बताते हैं, इसलिए यहां पर हमने गुना 100 किया है। वायु का तापमान बदलने के साथ ही वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम जैसे जानते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, हमने देखा था बच्चों, जैसे जैसे यहां पर तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्द्रता। अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पर बच्चों तापमान बढ़ने पर किसी भी राशि की, किसी भी वायु राशि की ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, ग्रहण करने की जो क्षमता है तापमान बढ़ने पर उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। और जब बढ़ोतरी हो जाती है ग्रहण करने की क्षमता में, तो आर्द्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए तापमान बढ़ने पर आर्द्रता कम होती है और तापमान कम होने पर आर्द्रता बढ़ जाती है। यह सापेक्ष आर्द्रता के लिए यहां पर बताया गया है। ठीक है, जिससे सापेक्ष आर्द्रता प्रभावित होती है। सापेक्ष आर्द्रता महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, महासागरों के ऊपर सबसे ज्यादा क्यों होती है बच्चों? क्योंकि वहां पर लगातार रूप से जल वाष्प की प्राप्ति होती रहती है, जबकि महाद्वीपों पर इस प्रकार से अपेक्षाकृत रूप से कम होती है जल वाष्प की प्राप्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा, ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है? क्यों घटती है बच्चों? क्योंकि ऊंचाई के साथ में तापमान घटता है। जैसे जैसे धरातल से हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, हम धरातल से जितना दूर जाते हैं उतना ही तापमान में कमी आती जाती है। और धरातल से यदि हम ऊंचाई पे जाए और तापमान में कमी आए, तो तापमान में कमी आने के कारण जल वाष्प की मात्रा में भी कमी आती है। ठीक है, जल वाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तित अवयव माना जाता है। जल वाष्प का 90% भाग धरातल से लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। केवल 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ही 90% भाग हमें मिलता है, जबकि शेष 10% भाग 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा तेजी से इसलिए घटती है क्योंकि धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्रमशः कम होता जाता है। तापमान के कम होते जाने पर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में भी तेजी से कमी होती है। इस वजह से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? जल वाष्प की कमी भी होती जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, बादल कैसे बनते हैं? बादलों का वर्गीकरण कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। एक संघनन की प्रक्रिया है, ये संघनन की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है और उसी के 4 रूप हमने बताए थे। और उसी रूपों में से जिसमें ओस, तुषार था, एक बादल थे बच्चों, और एक क्या था? कोहरा, कुहासा। तो 4 प्रकार थे हमने यहां पर देखे थे, उनमें से बादल भी एक प्रकार था। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सहित होते हैं जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। बादलों को उनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों। पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ, 4 प्रकार के बादलों को हमने इसमें बांटा है। अगला प्रश्न है बच्चों जिनका आंसर हमें 150 शब्दों में देने हैं, 150 शब्दों में। इसका पहला प्रश्न है, विश्व में वर्षण वितरण के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। विश्व में जो वर्षा का जो वितरण है उसके प्रमुख लक्षणों की व्याख्या हमें करनी है। वायुमंडल में जल वाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में संचित हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है, वर्षण कहलाती है। वर्षण के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, वर्षा, हिमपात, सहिम वृष्टि। ठीक है बच्चों, विश्व में वर्षण वितरण के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। विश्व के विभिन्न भागों में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा तथा मौसमों में अंतर मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार के
मात्रा और भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम विश्व में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्रमशः कमी आती जाती है। जैसे कि हमने देखा था बच्चों कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लगातार वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि तापमान में भी बच्चों कमी होती जाती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में भी कमी होती जाती है, और तापमान में कमी होने के कारण यहाँ पर वर्षा में भी कमी होती जाएगी आमतौर पर, सामान्य स्थिति में। ठीक है बच्चों। इसके बाद विश्व के तटीय भागों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तटीय भागों में अधिक वर्षा होती है बजाय के महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि तटीय भागों में जल वाष्प की प्राप्ति लगातार रूप से होती रहती है, और जबकि आंतरिक भागों में यह दूरी के कारण कम प्राप्त होती है। विश्व के स्थलीय भागों की तुलना में महासागरीय भाग अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। महासागरीय भागों में लगातार जल वाष्प प्राप्त होता रहता है, लगातार उनको वाष्पीकरण की प्रक्रिया वहां पर चलती रहती है, इस वजह से वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य तथा पूर्वी तटीय भागों पर अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की ओर यह क्रम से घटती जाती है। इसका कारण मैंने बच्चों बताया था आपको कि दो प्रकार की पवनें यहाँ पर मुख्यतः रूप देखा गया हमने। एक तो पछुआ पवनें थी और एक बच्चों व्यापारिक पवनें थी। तो व्यापारिक पवनें जो 35 से 40 डिग्री लगभग इस क्षेत्र को, उत्तर दक्षिण दोनों क्षेत्रों में इस क्षेत्र को प्रभावित करती है, और व्यापारिक पवनों के कारण ही बच्चों, व्यापारिक पवनों के कारण ही यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में जो महादेश है, महाद्वीप है या स्थल भाग है, उनके पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है। यदि माना कि ये कोई बच्चों महादेश है, महाखंड है, तो इसके पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है, इसके पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है, और जब ये वर्षा कर लेती है वायु, तब क्या होता है? शुष्क वायु के रूप में पश्चिम की ओर गमन करती है। इस वजह से पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है बजाय के पश्चिमी क्षेत्रों के। ठीक है, यहां पर व्यापारिक पवनों का हमने प्रभाव देखा। इसके पश्चात हमने देखा था कि किस प्रकार से इसके ऊपर के जो क्षेत्र हैं बच्चों, यहां पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है, और पछुआ पवनें यहां पर क्षेत्रों में प्रभावित होती है, और ये पश्चिमी महादेशों के या महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा करती है, और पीछे से पश्चिम से आती हुई जो पवनें हैं ये पूर्वी क्षेत्रों में शुष्क हो जाती है। इस वजह से इन क्षेत्रों में पश्चिम की ओर वर्षा होती है, जबकि इन क्षेत्रों में पूर्व की ओर वर्षा होती है। क्या कारण है? व्यापारिक पवनें, इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें, और यहां पर पछुआ पवनें। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग सबसे पहले वर्षा प्राप्त करते हैं, जहां से यह पूर्वी भागों की ओर घटती जाती है। जैसे कि मैंने बताया, सागरीय तटों के समानांतर रूप में विस्तृत पर्वतीय भागों के पवन अभिमुखी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, जबकि यह प्रति पवन ढालों की तरफ कम होती जाती है। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों कि किस प्रकार से पर्वतीय जो वर्षा होती है वो जब ऊपर की ओर बढ़ती है, यहाँ पर वायु राशि, तो यहाँ पर बादल बनकर के वर्षा कर देती है, बादल बनकर के यहाँ पर वर्षा कर देती है, और बहुत अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा प्राप्त करती है यदि भारत की मैं बात करूँ, पश्चिमी घाट की। साथ ही जब ये वायु बच्चों आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के कारण यहाँ पर शुष्क हो जाती है, और शुष्क वायु वर्षा नहीं कर पाती। साथ ही यहां पर ऊंचाई बढ़ने के कारण, तापमान में कमी होने के कारण संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की प्रक्रिया के कारण यह वर्षा होती है। जबकि इधर इसके पवन विमुख जो भाग है, यहां पर तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण वो संघनन प्रक्रिया नहीं हो पाती, और ये क्षेत्र सूखा रह जाता है, और बहुत कम, लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा की बात करूं, यदि भारत के संदर्भ में बात करूं, और वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो उसकी स्थिति यहां पर हमने बताई कि पर्वतीय भागों के पवन अभिमुखी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, जबकि यह प्रति पवन ढालों की तरफ कम होती जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, संघनन के कौन कौन से प्रकार हैं? ओस एवं तुषार के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। संघनन के प्रकार बताने हैं, और उनमें से दो है
ओस और तुषार, उनके बनने की प्रक्रिया हमें बतानी है। संघनन के 4 प्रकार है बच्चों, ओस, कोहरा, तुषार और बादल, ये चारों हमने बढ़ाए थे। इसमें ओस बनने की प्रक्रिया पूछा है, धरातल के समीपवर्ती, बच्चों ओस कैसे बनती है, धरातल के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही बनती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प के प्रत्यक्ष संघनन के द्वारा, मुख्यतः रात्रिकालीन विकिरण के द्वारा, शीतकालीन क्षैतिज तलों पर इकट्ठी जल की बूंदों को ओस कहा जाता है। जो सर्दियों में, विशेष रूप से बच्चों सर्दियों में संघनन की प्रक्रिया के पश्चात जो क्षेत्र होते हैं वो जल सीकर अर्थात संघनन केंद्रक जो होते हैं वो ऊपर ना होकर के धरातल के नजदीक होते हैं और वहीं पर ओस की बूंदों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात वो वर्षा ऊपर से ना गिर करके वो वर्षा यहीं धरातल के समीप ही हो जाती है। ठीक है बच्चों, और यही ओस के तरह ही तुषार होता है, और तुषार में क्या होता है, 0 डिग्री से कम तापमान पर होता है, और जबकि ओस 0 डिग्री से उच्च तापमान पर होती है, जल के रूप में प्राप्त होती है। घास तथा छोटे छोटे पेड़ पौधों की पत्तियों पर रात्रि के समय तापमान में गिरावट आने से वायुमंडल की जलवाष्प छोटे छोटे जल बिंदुओं के रूप में बैठ जाती है। वनस्पतियों के ऊपर प्रातःकाल ये छोटे छोटे जल बिंदु मोती के समान दिखाई देते हैं। ओस पड़ने के लिए शांत व ठहरी हुई हवा, स्वच्छ आकाश, वायुमंडलीय उच्च आर्द्रता तथा ठंडी व लंबी रातों का होना आवश्यक है। ओस बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, क्योंकि वायु का तापमान बच्चों यदि 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वहां पर तुषार होगा, ओस नहीं होगी। और ओस और तुषार में यही अंतर है कि जहां पर ओस में 0 डिग्री से ऊपर तापमान होने के कारण वहां पर संघनन के पश्चात हमें द्रव के रूप में जल प्राप्त होता है, अर्थात वर्षा के रूप में जल की बूंदों के रूप में हमें प्राप्त होता है ओस। जबकि तुषार में 0 डिग्री से कम तापमान होने के कारण बर्फ के रवों के रूप में हमें वहां पर प्राप्त होता है। तुषार बनने की प्रक्रिया, जब किसी क्षेत्र की वायु का तापमान हिमांक बिंदु या उससे भी कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल की जलवाष्प ओस का रूप न लेकर ठोस हिमकणों का रूप ले लेती है, जिसे तुषार या पाला कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल तापमान का अंतर है। इसके पश्चात बच्चों हम देख रहे हैं कि ओस व तुषार की निर्माण विधि लगभग एक सी होती है, लेकिन ओस के लिए वायु का तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहना चाहिए, वहीं तुषार के लिए यह तापमान हिमांक बिंदु या उससे कम रहना चाहिए। तुषार निर्माण में वायुमंडलीय जलवाष्प द्रव में बिना बदले सीधे हिम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात बच्चों कुछ प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। उसमें पहला है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में वायु में उपस्थित जलवाष्प को कहा जाता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा क्या कहलाती है। वास्तविक मात्रा क्या कहलाती है बच्चों, यहां पर सापेक्ष आर्द्रता नहीं आएगा। यहां पर देखने वाली बात क्या है, यहां पर सापेक्ष आर्द्रता नहीं आएगा। वास्तविक मात्रा के लिए तो निरपेक्ष आर्द्रता हमने बताया था। तो वास्तविक मात्रा, जलवाष्प की वास्तविक मात्रा क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जलवाष्प ग्रहण करने में क्षमता में वृद्धि कब होगी, जब तापमान में वृद्धि होगी। तापमान स्थिर रहने पर नहीं, तापमान कम होने पर नहीं, तापमान घटते बढ़ते रहने पर नहीं, तापमान बढ़ने पर। सही आंसर है, तापमान बढ़ने पर ही वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसके पश्चात बच्चों चौथा प्रश्न है, संवहनिक प्रकार की वर्षा मुख्यतः होती है। संवहनिक प्रकार की वर्षा मुख्यतः कहां पर होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं, शीतोष्ण क्षेत्रों में नहीं, विषुवतीय क्षेत्रों में। सही आंसर, उपोष्ण क्षेत्रों में नहीं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों विषुवतीय क्षेत्रों में ही संवहनीय वर्षा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, बादलों के प्रकार लिखिए। बादलों के प्रकार हम जानते हैं बच्चों, पक्षाप बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल और वर्षा बादल। नेक्स्ट है, सहीम वृष्टि क्या है, धरातल पर प्राप्त होने वाला ऐसा वर्षण जिसमें जल की बूंदों के साथ में ही हिमकण भी मिले हों, सहीम वृष्टि कहलाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है।
लघुत्तरीय प्रश्नों में ऊर्ध्वपातन से क्या आशय है? ऊर्ध्वपातन बच्चों हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार से जल वाष्प से सीधे द्रव ना बन करके ठोस बनता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त जल वाष्प द्रव के रूप में संघनित हो जाती है, तथा जब यह सीधे ही ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है संघनन केंद्रक क्या होते हैं? संक्षेप में बताइए। संघनन केंद्रक क्या होते हैं? मैंने बताया था बच्चों कि संघनन की प्रक्रिया वैसे ही नहीं होगी हवा में, उसके लिए एक सरफेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक स्तर सरफेस होना चाहिए। तो सरफेस कहाँ मिलेगा? कोई छोटे छोटे जो कण होते हैं हवाओं में, जो कण पाए जाते हैं, चाहे वो धूल के कण हो, चाहे वो नमक के कण हो, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके सहारे पर ही संघनन होगा बच्चों, वैसे संघनन नहीं होगा। और जो कण संघनन के काम में आते हैं उसे संघनन केंद्रक कहते हैं। इसे जल सीकर के नाम से भी नाम दिया जाता है बच्चों। स्वतंत्र वायु में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है और इनका होना अति आवश्यक है। यदि ये नहीं पाए जाए किन्हीं क्षेत्रों में, किन्हीं कारणों से यदि ये नहीं पाए जाए बच्चों, तो वहां पर संघनन नहीं होगा, वहां पर वर्षा नहीं होगी। ठीक है, मुख्यतः धूल, धुआं या महासागरों के नमक के कण आदि अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि ये पानी का अवशोषण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, धूम्र कोहरा किसे कहते हैं? धूम्र कोहरा हमने देखा था बच्चों कि किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र और या फिर महानगरीय क्षेत्रों में जो धुआं होता है, उस धुएं के साथ में कोहरे के मिलने से धूम्र कोहरा का निर्माण होता है। नगरीय तथा महानगरीय क्षेत्रों में धुएं की अधिकता के कारण वायुमंडल में केंद्रकों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है। यह केंद्रक कोहरा तथा कुहासा के बनने में मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में नगरीय तथा महानगरीय क्षेत्रों में कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, जिसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बादल क्या है, इसके प्रकार बताइए। संघनित जलवाष्प के विशाल समूह को बादल कहा जाता है। इसका निर्माण स्वतंत्र वायु में जलवाष्प के संघनन के कारण होता है। बादलों का निर्माण धरातल से कुछ ऊंचाई पर होता है, जिस कारण ये विभिन्न आकार के होते हैं। हमने ये देखा था कि बादल क्या होते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता, अपारदर्शिता के आधार पर बादलों के 4 प्रकार होते हैं: पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों कि निरपेक्ष आर्द्रता एवं सापेक्ष आर्द्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में अंतर स्पष्ट करना है हमें। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जैसे कि हमने देखा था वास्तविक मात्रा को। ये इसकी इकाई क्या होती है? यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि एक फिक्स आयतन में कितना वजन का जलवाष्प है। इसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हवा में तापमान के बढ़ने या घटने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वायु की आर्द्रता वहीं रहती है। यहाँ पर तापमान का प्रभाव यहाँ पर नगण्य होता है, इस वजह से ये ज़्यादा काम में हमारे नहीं लिया जाता इस प्रकार की आर्द्रता को। यह पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है बच्चों? क्योंकि अलग अलग स्थानों पर तापमान भी अलग अलग होता है। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता। दिए गए तापमान पर अपनी पूर्ण क्षमता की तुलना में वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बच्चों? क्योंकि तापमान बढ़ने पर ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक एवं महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है, क्योंकि जलवाष्प की प्राप्ति वहां पर होती है। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर आज
अभ्यास प्रश्न पूरे किए। बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जब आप अभ्यास प्रश्न कर रहे होते हैं या नीचे नोट डाउन कर रहे होते हैं, अपनी कॉपी में लिख रहे होते हैं, तो स्लाइड यदि आगे बढ़ जाए तो वहीं पर ही उसी को पॉज कर देना है और फिर जब लिख लो तब उसे वापस प्ले कर लेना है। इस प्रकार से आज हमने 11वें चैप्टर का बच्चों अभ्यास प्रश्न संपूर्ण किए। अगली क्लास में बच्चों फिर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।